चलो ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ है, एक फेमिनिस्ट थी। इससे पहले कई बार बात हुई है। अब बात आती है इनके वर्क्स को याद करने की। एक वर्क जो सबसे ज्यादा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है टू द लाइट हाउस। नाम बहुत सुना होगा। इसके अलावा एक और नाम सुना होगा सेकंड नंबर पे, वो है मिसेस डेलोवी, है ना। जब यूट्यूब पे वर्जीनिया वुल्फ सर्च करोगी ना, सबसे पहले ये मिसेस डेलोवे और टू द लाइट हाउस ही आएंगे। ठीक, तो ये दो हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टू द लाइट हाउस क्यों है? क्योंकि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से जो फैमिली लाइफ होती है वो इसमें बताया गया। मिसेस डेलोवे भी इसी टाइप का वर्क है। बाकी के जो वर्क हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, फिलहाल इतना इसके लिए काफ़ी है। एक और बात कि वर्जीनिया वुल्फ का ये जो वर्क है टू द लाइट हाउस, ये एमए के सिलेबस में भी। ठीक, तो ये इसकी खासियत है। चलो इसके बाद फ्रेंच काफका, परिचय की जरूरत नहीं है, एक दिन बात हो रही थी बीच में, बताया था कि क्या है क्या नहीं है। नोवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और एग्जिस्टेंशियलिस्ट का मतलब होता है जो अस्तित्ववाद की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि इंसान का इस धरती पे होना क्या महत्व कर रखता है क्या नहीं। अस्तित्ववाद, है ना। मतलब हम क्यों हैं और क्यों नहीं होना था, या क्यों होना था, क्या हमारी इंपॉर्टेंट है, या हमारे होने से किसको फर्क पड़ता है किसको नहीं पड़ता, कौन कैसा क्या। तो इसी बात को, एग्जिस्टेंशियलिज्म को एक्सप्लेन करता हुआ पहला ही वर्क है द मेटामॉर्फोसिस। कहानी सुन ली होगी अक्सर इसके प्रोटैगनिस्ट को लेके क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में कई बार। कौन है इसका प्रोटैगनिस्ट? इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, किसी को याद है? नहीं सर, का नाम, का नाम एग्जाम में कई बार आया। अक्सर हर वर्क के प्रोटैगनिस्ट के नाम आते हैं। याद आ गया? का नाम याद नहीं आया, एक बात और याद आ गई। हमें सारे वर्क की क्रोनोलॉजी पढ़नी है, सारे इवेंट्स की क्रोनोलॉजी पढ़नी है, मेन मेन राइटर उनके वर्क्स याद होने चाहिए। जो बता रहे ध्यान से नोट करके रख लेना। नोबेल प्राइज विनरों के नाम पता होना चाहिए, बुकर प्राइज विनरों के नाम पता होना चाहिए, नोबेल्स की इंपॉर्टेंट लाइंस होनी चाहिए। याद रखना जो बता रहे हैं ये सिलेबस तुम्हारे दिमाग में छपा रहे 24 घंटे। इसी लिस्ट में एक और चीज ऐड ऑन करेंगे हम, वर्क से याद आ जाता है, और वो है सभी वर्क्स के प्रोटैगनिस्ट। हर वर्क का प्रोटैगनिस्ट हमें पता होना चाहिए। अक्सर अपन से ये सबसे बड़ी चूक हो जाती है, अपन कहते हैं कि ये चीज नहीं हो पाई। अब याद रखना, लेकिन हमें प्रोटैगनिस्ट भी याद करने हैं। हालांकि इस चीज में हम अभी काफी पीछे हैं, लेकिन करेंगे तो होगा। प्रोटैगनिस्ट बचे हैं, प्रोटैगनिस्ट को करना पड़ेगा। मेल प्रोटैगनिस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट। हाँ, एक और चीज में ऐड ऑन कर दे रहे हैं, जो उसका विलन होता है उनके बारे में भी पता होना चाहिए, वर्क के विलन के बारे में। तो हो जाएगा पता, थोड़ा ये करना पड़ेगा। ठीक, चलो। द ट्रायल कई बार देखा होगा, द कैसल भी जानते हो, और ये रहा अमेरिका। अमेरिका जो वर्क है ना, इसकी स्पेलिंग अलग है ना?
HEC, जर्मन में अमेरिका को ऐसे रखना। चलो, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, इन भैया को भी बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। द व्हाइट पीकॉक, सन्स एंड डवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव, लेडी चैटलिस लवर। इस वर्ग में सबसे इंपॉर्टेंट है सन्स एंड लवर्स। शायद तुम लोग के सिलेबस में भी ये था, है ना। और हमारे राइटर को शॉर्ट में बोलते हैं DH लॉरेंस, है ना। DH लॉरेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस एज। व्हाइट पीकॉक भी अच्छा वर्क है, थोड़ा बहुत देखा है ना। द रेनबो का देखा नहीं, देखा, ठीक। इनके वर्क्स में मॉडर्न टाइम की वो चीज मिलती है जिसमें हमें पता चलता है क्या, कि मेल फीमेल का जो रिलेशन है वो क्या चीज है, उसके कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। अगले हैं एजरा पाउंड, है ना। सुनने में, पढ़ने में, देखने में इम्पोर्टेंट नहीं लगते, तुम लोग भी उतना इनके बारे में ज्यादा खास मिलता भी नहीं है, लेकिन एक आखिरी बात बताएंगे तो तुम्हारी इम्पोर्टेंसी तुम्हें लगेगा कि शायद ये काम के हों। ही इज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ इमेजिज्म। इमेजिज्म को महत्व दिया। ही रोट अ 2 line poem as an example, imagist poetry. Here is the poem. In a station of the metro, appropriate of this face in the crowd, battle on a wet black road. इतनी छोटी छोटी पोएम लिखते थे ये, थोड़े से ओड हैं। कई सारे सिलेबसों में नहीं भी है ये। हाँ, हाँ मेल है, ठीक है। नाम से लग रहा है कि एजरा फीमेल होगी, मेल ही है। हिज मेजर वर्क्स, मेजर राइटिंग्स आर अम्ब्रेला में कलेक्टेड पोएम्स हैं, ना? फिर कुछ कैंटोज लिखे हैं, फर्स्ट 2। अब बताओ जी कितने हुई हैं। ये तो फर्स्ट हो गया, ये कितने लिखे हुई हैं, जल्दी बताओ। 10, 10 और जी 7, कितने हो गए? 20, 7, 27। कहाँ एक्स 10 कहा तो परीक्षा दिन नहीं है यार, 10वीं की में एक्स बनो रहे थे गो। 11th में 9th में वो आई एक्स बनो रहे थे, 11th में एक्स आई बनो रहे थे, और 12th में एक्स आई आई। हाँ, 5 मतलब भी तो वो सही है ना। देखो 10, 10, 5 और 2 कितने हो गए? जब थोड़ी क्या होगा 2027, उतने में तो उनकी पिच्ची निकल जाती पोएम लिखे हुए। हम लिखते भाई छोटी छोटी तो पोएम लिखते हुए, ठीक है। 27, तो कैंटोज फर्स्ट टू 27, ठीक है। लिटरेरी एसेज, मेक इट न्यू, ठीक है। तो ये थे हमारे एजरा पाउंड। अब एजरा पाउंड के बारे में एक आखिरी बात बता दें कि T.S. एलियट इनको अपना गुरु मानते थे, एजरा पाउंड को, है ना। अब तुम समझ सकते हो कि एजरा पाउंड क्या क्या हो सकता है, जबकि उसकी पोएम्स को ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, अभी भी ज्यादा उतना हाईलाइटेड भी नहीं है वो।
हाँ, उनका शिष्य बहुत हाईलाइट है। और इनने टी.एस. एलियट ने अक्सर अपने वर्क्स में बार-बार एज़रा पाउंड को रिस्पेक्ट दी है। या जब भी टी.एस. एलियट का नाम आता है तो उसमें एज़रा पाउंड आ जाते हैं कि एज़रा पाउंड से उनने ये चीज़ ली, वो चीज़ ली। या एज़रा पाउंड को उन्होंने ये चीज़ डेडिकेट की या वो किया। क्योंकि कहीं न कहीं जो टी.एस. एलियट हैं, इनने अपने जो ग्रेट वर्क लिखे हैं, उनमें एज़रा पाउंड के तरीके को ही शामिल किया है। इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है द वेस्टलैंड, है ना? तो एज़रा पाउंड भी बड़ी बात को छोटे में लिख देते थे। अभी 3 लाइन की पोएम पढ़ी, वेस्टलैंड ऐसा ही वर्क है। बहुत बड़ा वर्क है, जैसा कि 2-3 पेज में ही खत्म है, लेकिन बहुत बातें होती हैं उसके बारे में। ठीक? तो इन पे भी नहीं करते, इनके एक छोटे से हिस्से पे रिसर्च होती है। आपको कुछ नया देना पड़ता है, खोज करके देना ही पड़ता है, नई सोच देनी पड़ती है, जिस पे कभी भी कहीं नहीं लिखा गया हो। कॉपी पेस्ट नहीं मार सकते गूगल का। आप पहले तो हमारे 3 साल हो जाएँ, 3 साल से पहले हम कुछ ही नहीं, किसी भी बड़ी डिग्री के लिए अप्लाई, फिर उसके बाद शायद तो अगर भगवान बहुत आत्मी इच्छा है अंदर से एक और अच्छी गुड न्यूज़ रहती है आपके लिए, जब आप करते हो ना, तो आपको पढ़ाई के लिए समय दिया जाता है। स्कूल से छुट्टी मिलती है, 2 साल तक की छुट्टी मिलती है। तीसरी अच्छी बात ये होती है, आपको उस समय आपकी पूरी पेमेंट मिलती है। क्योंकि आप अध्ययन के लिए गए हो। एज़ अ टीचर सरकार ये चाहती है कि उनके टीचर वेल क्वालिफाइड हों, है ना? स्कूलों से बहुत सारे टीचर्स को पढ़ने के लिए भेजा जाता है और जो मन से चाहते हैं, सरकार खुशी-खुशी देती है कि तो जल्दी जाओ। बस एक संकट है हमारे पास, हम ये सोच रहे हैं कि शायद पीएचडी के लिए ना भी जा पाएँ, क्योंकि वो 3-4 साल तक खिंचता है, तो 5 छुट्टी सिर्फ़ 2 साल तक की, पूरे जीवन काल पढ़ाई। हाँ, सिर्फ़ पढ़ाई के नाम पे, ये कछु पढ़ लो, फिर आप नहीं पढ़ सकते, तो ये कठिनाई भी है, फिर आप पढ़ नहीं सकते और अगर आपको पढ़ना है, हाँ, तो जॉब को आपको अ, ये एक एप्लीकेशन देना होता है कि आप पढ़ने जा रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो जॉब, आप जा रहे हो, तो 2 साल की छुट्टी दे देते हैं वो फिर आगे, भगाएँगे नहीं तुमको विभाग से, छुट्टी देंगे, जाओ पढ़ के लौट के आओ, तो सेटिंग बना लेंगे। बना लेंगे, बन जाएगी और जब कहते हैं ना मन में नहीं, नहीं, अरे उसके हज़ार तरीके होते हैं, हज़ार तरीके होते हैं उसके। घर से कर लो, बाहर से कर लो, रह के कर लो, भग के कर लो, खा के, पी के, सो के, जैसे चाहे पीएचडी हो जात। अगर अपना ज्ञान अच्छा रहा, इंग्लिश को ले
अगर अपने परसेंट अच्छे आए इंग्लिश को लेके एमए में, इतना याद रखना कि इंग्लैंड जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है सरकार के खर्च। सरकारी खर्च बहुत शानदार होता है, वो रियल पैसे में खर्च कराते हैं आप। तुम्हें भेजेंगे पहला तुम्हारी टिकट का जो रियल पैसा होगा प्लेन का वो तुम्हारा होगा, वहां का वीजा मिलेगा, और जो एक्चुअल रेंट रेंट होगा ना, वहां का एक्चुअल रेंट उसका बिल लगता है मकान मालिक से, वो तुमसे 1 रुपया नहीं लेगा। वहां पे रेंट का बिल होगा, बिल को आप हमारे जो इंडियन एम्बेसी होती है उनके ऑफिसेज होते हैं वो जमा करोगे, पैसा सीधा मकान मालिक के खाते में जाएगा। आप पढ़ोगे, कॉलेज का खर्च वो भी जाएगा। और तीसरी चीज, आप जब वहां रह रहे हो तो एक सामान्य सा जीवन जीने के लिए थोड़ा बहुत जेब खर्च भी देते हैं। जैसे अपने यहाँ पे एमपी में, यहाँ भारत में 1,000 रुपये मान लो अपने लिए नॉर्मली जेब खर्च के लिए मिल जाए महीने में, तो ठीक है, अपन काम चला, इतना ही चाहिए ना, कपड़े अपने अपन चला लेते हैं। तो वहाँ $1,000 मिल जाते हैं खर्च कर, मतलब गरीबी में चलती है। जब पढ़ने ही जा रहे हो तो फिर ज्यादा रही सी तो तुम दिखाओगे नहीं वहां। परसेंट नहीं चाहिए उसमें, तो चाहिए आपकी मेरिट। मतलब कैसी मेरिट? हर साल, तुम्हें याद होगा हमने अपने ग्रुप पे भी डाला था, कई बार, 1-2 बार डाला है हमने, हिस्ट्री में देखना, विदेशी स्कॉलर, विदेश के लिए स्कॉलरशिप मिलती तो परसेंट नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, उस मेरिट में आपका नाम आता है। इस स्कॉलरशिप पे तो नहीं गए, लेकिन करेली से तो हमारे परिचय के बहुत लोग विदेशों में बैठे हैं। हाँ, सरकारी खर्च का नहीं पता, और सरकारी खर्च से भी गया हो कहो। पीएम राइज में एक सर पढ़ाते हैं, शर्मा सर, लोग उनको शक्ति कपूर बोलते हैं। हमारे, जब हमने 10th करी थी तब वो पहली बार स्कूल में आए थे, उनके दोनों बच्चे वही हैं, बाहर हैं। बहुत लोग हर साल जाते ही हैं, वो तो कई लोग जाते हैं ना। सुनील भी जा सकता था, तो आना नहीं था ना, उसको पढ़ाना था क्या, तो तनख्वाह ही इतनी है का, ऐसे ही चलो जी है, 1,02,000 की मंथली सैलरी है, 2 है का 5 है। वैसे ही 1 महीना की सैलरी तो लगेगी, खट से वो तो घूम, उसके पूरे गरीबी के दिन छट गए। हमने सबने ना समोसे को भी बांट बांट के खाए हैं, 10 रुपया का समोसा भी। ठीक है यार, तो चल है। अब यही नहीं है तो क्या करो। एक बार सूखे पॉपुलर खाए थे, भूख लगी, अब कंपेयर कर रहे हैं क्या है वो, कौन सी चीज ज्यादा सिया है, तो देखेगा जो कहीं का करेंगे, ये कहाँ, चलो तो बस ग्राउंड में जाकर पैकेट खोल के 10 को भागो, तो 3-3 बांट लो, हो जी है। सूखे ब्रेड चल रहा है।
अजय ले जाता था एक चटनी कभी कभी, जो वो होते ना अलसी। अरे यार कुछ बोलते हैं उसको तो, अब भी इंग्लिश में कुछ अच्छा बोलते हैं, कोई सीड्स बोलते हैं, इस समय बहुत ट्रेंडिंग में है वो अलसी। होता है। उसकी वो ले जाता था वो अचार, तो चूड़ा सा बना था उस। छोड़ो। हाँ नहीं, सही जा रही लग, शायद बोलते हो ब्राउन कलर की चिकनी चिकनी सी। हाँ फ्लैक्सी सीड, वही तो। वही फ्लैक्सी सीड। अब सारे चोचले हो रहे, उस समय लोग कहते कहाँ है जो। अभी अभी आया ये ट्रेंडिंग में। उसका वो सत लेके जाता था, घर पे रखे तो अच्छी बरनी बनवा कर, ताकि हम लोगों ने आयुर्वेद का पढ़ाई किया है, तो वो फिर छोड़ो। तो थॉमस इलियट जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो थे एजरा पाउंड। टी एस इलियट को बताने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, एक अच्छे ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, एडिटर और एक थ्योरी के जनक, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी को याद रखना। इनके वर्क्स में प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, वेस्टलैंड, पोएम्स, सेलेक्टेड एसेज, फोर क्वार्टर्स, मर्डर इन द कैथेड्रल, one of the most important work after Wasteland, Murder in the Cathedral, The Family Reunion, The Cocktail Party। नहीं, रियूनियन वही शब्द है, का मीनिंग भी सही है। और जो कॉलेज वाले बिछड़ जाते हैं ना, तो इनकी रीयूनियन पार्टीज होती हैं, है ना। एक दो मूवी भी है जिसमें पुराने पार्टियों के बिछड़े हुए लोग बहुत ऊट पटांग तरीके से एक दूसरे को बुलाते हैं, कोई किसी से उठाता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सबसे शानदार सीन इसमें ये होता है, ये लोग कार से जा रहे होते हैं, ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन का जो फोन होता है ना, वो बात कर रहा, छुड़ा के सीधा नदी में फेंक देता है। सॉल्व, समस्या सॉल्व। कहते ये क्या है, मतलब बहुत अजीब अजीब चीज है। ये किसी को डिक्की में घुसेड़ने वाला भी सीन किसी में है। तो रीयूनियन ऐसे ही होती है, लोग की रीयूनियन कैंसिल हो रही थी, बीएड वालों की आस्था पैलेस में, सबकी प्लान हो गया था, अचानक से पानी गिर गया था उसे, सब आ रहे थे, बात भाई थी, एक दूसरे को झूठे ही बोले गए थे, और उल्टी उल्टी बोला ही थे बुलाओ तो, जबकि वहां पे शादी थी। एकता भारद्वाज जो थी उसकी छोटी सिस्टर, ये तो कर बुला कर तुम झूठी, 10-15 में से 10 तो वहां, पानी गिर गया, खुद ही नहीं जा पा।
लेकिन हो जाएगी, सब संपर्क में है ना। सबसे अच्छी शानदार बात, सबके 2-2 3-3 बच्चे हैं, पूरे बीएड वाले। में से एक है, वो तो अभी विदेश में ही घूम रही थी, क्योंकि हम लोग, नहीं वो नहीं, उसको हम लोग गणेश जी बोलते थे, डिग्री थी थोड़ी थोड़ी, हाँ, हैवी भी थी। एक बार तो हमारी लड़ाई भी हो गई। ठीक, छोड़ो, आगे बढ़े। के बाद हेनरी मिलर जो है, इनका एक ही वर्क दिया है, लेकिन हमें विश्वास है कि इनके वर्क अब भी पोस्ट मॉडर्न में आएंगे। इम्पोर्टेंट राइटर है, इस एज में एक ही वर्क होगा, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ गए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब? अरे कर्क रेखा, ठीक। फ्रांसिस स्कॉट की फिट्जगेराल्ड, ठीक है, फ्रांसिस स्कॉट की फिट्जगेराल्ड। ग्रेट गैट्सबी, इनको शॉर्ट में एफ फिट्जगेराल्ड के नाम से लोग जानते हैं। ग्रेट गैट्सबी, टेंडर इन द नाइट, द लव ऑफ द लास्ट टाइकून। हाँ, ये जो ग्रेट गैट्सबी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत। अरे यार, अब इसकी कहानी का हल्की सी झलक बता दे रहा है। ये बंदा अपनी पूरी लाइफ में सेक्रीफाइस ही करता है, मतलब पहले इसको ऐसी गलत माना जाता है, लेकिन ये बंदा ना, एक बार चर्चा हुई है अपनी इस पे कि गैट्सबी तो सेक्रीफाइस का बाप होता है। लास्ट में ना, मतलब ये खुद जेल चला जाता है, किसी को बाहर निकलवा देता है, और मतलब पहले किसी से नफरत करता है ना, जिससे बाद में अच्छा हो जाता है। बस इतना समझो, कहानी अच्छे से याद नहीं आ रही। फिर है विलियम कथवर्ट फॉकनर, इनको शॉर्ट में विलियम फॉकनर पढ़ते हैं लोग ना। ये कथबर्ट नहीं पढ़ा जाता, विलियम फॉकनर। द साउंड एंड द फ्यूरी, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, द साउंड एंड द फ्यूरी। इस वर्क के बारे में ये कहा जाता है, ये किसी से लिया गया है। एज आई ले डाइंग, मैं ऐसे लेटा हूं जैसे मरा हूं। नाइट इन अगस्त, अगस्त की रात। एप्सलम, एप्सलम, यू नो एप्सलम? एप्सलम कुछ बताया था इससे पहले एप्सलम के बारे में। एप्सलम एंड एक्टोफेल, जॉन ड्राइडन्स मोस्ट इंपोर्टेंट सटायर। जॉन ड्राइडन का सटायर है एप्सलम एंड एक्टोफेल। दिस इज द स्टोरी बिलोंग टू द चार्ल्स फर्स्ट। याद करो, पॉलिटिकल सटायर है ये। फिर अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, इसमें मिलर को नहीं पढ़ते, सिर्फ लोग अर्नेस्ट हेमिंगवे पढ़ते हैं। द सन आल्सो राइजेस, द फेयरवेल टू आर्म, द ओल्ड मैन इन द सी। तो ओल्ड मैन इन द सी को भी नहीं भूलोगे, है ना। सन आल्सो राइजेस भूल ही नहीं सकते हो। द फेयरवेल टू आर्म तो हम नहीं भूल सकते। पहला वर्क था, पहली नोवेल थी जो हमने पूरी पढ़ी, पहला वर्क, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, देखोगी, द फेयरवेल टू आर्म।
ठीक है, उस समय तो कठिन थी, ठीक ही होगी। ओल्ड मैन इन द सी रोशनी के लिए एज अपन ने गिफ्ट दी थी, तो उसने कहा पता पड़ी नहीं पड़ी अभी। फिर इसके बाद सन ऑल्सो राइजेस, ऐसा ही वर्क है कि सूर्य तो उगा ही है। चलो, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में बहुत कुछ है, फिर कभी बताएंगे। जल्दी से इनको खत्म करें, कितने और बचे कि नहीं ठाइया, छोटे छोटे हैं, हम बताकर चुट्टे पुट। ग्राहम ग्रीन एक ही वर्क है, इट्स अ बैटलफील्ड। इसका मतलब ये नेक्स्ट स्टेज में आएंगे इनके वर्क, है ना। वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन, WH ऑर्डन, याद करो, वॉर पोएट है ये, समझ गए। WH ऑर्डन मोस्ट फेमस वॉर पोएट। इनकी पोएट्री से ही पता चलता है कि वॉर का जो एक्सपीरियंस है ना वो कितना खतरनाक है। मॉडर्न एज के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोएट हम मानते हैं इनको, WH ऑर्डन। MA के सिलेबस में इनकी पोएम्स थी, ठीक। पोएम्स लिखा 1930, मतलब इसमें बहुत सारे टाइटल्स वाली पोएम्स होंगी। द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ लाइट वर्स, ये एक वर्क ही है। फिर आते हैं डिलन मार्लियस थॉमस, इनको भी इनके बीच का नाम नहीं पढ़ते, मार्लेस डिलन थॉमस के नाम से जानते हैं। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट फिगर इन दिस एज, ठीक। तो 25 पोयम वर्क ही है, ठीक। तो ये याद रखोगे। अब बाकी इन लोगों को अच्छे से पढ़ने के लिए हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट एज में। लेकिन उससे पहले कल इस एज के कुछ लिटरेरी फीचर्स और कम करेंगे, ठीक। डिलन थॉमस पे आज की कहानी को स्वाहा करते हैं।